नमस्कार। आज हम एक ऐसी बेहद दिलचस्प इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डिकोड करने वाले हैं जो लोहे को बिना पिघलाए ही तैयार कर देती है ना अजीब? चलिए समझते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यानी स्पंज आयरन बनता कैसे है। ये एक ऐसी अनोखी प्रक्रिया है जहां लोहे को पूरी तरह से ठोस यानी सॉलिड स्टेट में ही बेक किया जाता है, बिल्कुल एक विशाल अवन की तरह। तो चलिए फटाफट से इस सफर की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे स्पंज आयरन की जरूरत से, फिर देखेंगे इसका कच्चा माल, रोटरी किल्न के अंदर का माहौल, केमिकल रिडक्शन का प्रोसेस, इसकी ऑपरेशनल चुनौतियां और आखिर में इसके फायदे और नुकसान। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, आखिर इस स्पंज आयरन की जरूरत ही क्यों पड़ी? आइए इस विकल्प की खोज करते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस को चलाने के लिए ना कोकिंग कोल की जरूरत होती है, पर प्रॉब्लम यह है कि भारत जैसे देशों में ये बहुत कम मिलता है और इसको बाहर से मंगवाना काफी महंगा पड़ता है। इसके ठीक उलट नॉन कोकिंग कोल हमारे यहाँ खूब मिलता है और सस्ता भी है। तो दिमाग ये लगाया गया कि क्यों ना इस प्रचुर मात्रा वाले सस्ते नॉन कोकिंग कोल का ही इस्तेमाल किया जाए और महंगे इंपोर्टेड कोल की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। यही इस पूरी प्रोसेस का सबसे शानदार इकोनॉमिक सोल्यूशन है। तो अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन या डीआरआई लोहा बनाने का एक ऐसा रास्ता है जहां हीट तो है पर लोहे को लिक्विड फॉर्म में नहीं लाया जाता। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक बहुत बड़े घूमते हुए ओवन की तरह काम करता है। मतलब लिक्विड स्टेज को पूरी तरह से बाईपास कर दिया जाता है और कोई तरल स्लैग या कचरा नहीं बनता। दूसरा हिस्सा, वो कौन सा कच्चा माल है जो इस सॉलिड स्टेट रिएक्शन को मुमकिन बनाता है? अब भट्ठे के अंदर जो भी मटेरियल जाता है ना, उसका अपना एक बहुत सटीक रोल होता है। पहला, 8 से 20 मिलीमीटर आकार के आयरन ओर के टुकड़े जो हमारा बेस मटेरियल है। दूसरा, नॉन कुकिंग कोल जो कि गर्मी का मेन सोर्स और रिड्यूसिंग एजेंट है। और तीसरी सबसे खास चीज डोलोमाइट फ्लक्स। इसका काम बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कोयले में मौजूद हानिकारक सल्फर को सोख लेता है और कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फाइड बना देता है। एकदम प्रिसिजन केमिस्ट्री। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि हाई क्वालिटी आयरन ओर का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस प्रोसेस में कोई लिक्विड स्टेज तो है नहीं जहाँ से हम कचरे या गैंग को अलग कर सकें। तो जो अशुद्धियाँ शुरू में अंदर जाएंगी वो फाइनल प्रोडक्ट में भी बनी रहेंगी। सीधी सी बात है, इनपुट अच्छा होगा तभी आउटपुट भी बढ़िया मिलेगा। तीसरा हिस्सा, अब चलते हैं उस विशाल रोटरी किल्न के अंदर जहां ये जादुई बदलाव होता है। जरा इसके मैसिव साइज की कल्पना कीजिए। एक बेलन के आकार का लंबा स्टील शेल जिसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। ये 40 से 80 मीटर तक या उससे भी ज्यादा लंबा हो सकता है। ये थोड़ा सा झुका हुआ होता है और धीरे धीरे घूमता रहता है। ये काउंटर करंट थ्योरी पर काम करता है। मतलब ठोस माल ऊपर से धीरे धीरे नीचे आता है और गर्म गैसें नीचे से ऊपर की तरफ बहती हैं। इसके अलावा जगह जगह लगे सेकेंडरी एयर फैंस हवा फेंककर अंदर के टेम्परेचर को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। इस पूरे सफर में करीब 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब सबसे ध्यान देने वाली बात, 1050 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अगर अंदर का तापमान इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो मेटल पिघलकर भट्टे की दीवारों से चिपकने लगेगा। इस प्रॉब्लम को एक्रीशन कहते हैं और ये पूरी की पूरी प्रोसेस को तबाह कर सकती है। चौथा हिस्सा, केमिकल रिडक्शन प्रोसेस। आइए देखते हैं कि उस भट्ठे के अंदर आखिर कौन से मॉलिक्यूल बदल रहे हैं। चलिए इस केमिस्ट्री को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। होता क्या है कि कोयले से बनी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ओर के अंदर घुसती है, वहां से ऑक्सीजन को चुराती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनकर निकल जाती है। इस प्रोसेस में हेमाटाइट पहले मैग्नेटाइट में बदलता है, फिर वूस्टाइट में, और आखिर में हमें मिलता है पूरी तरह से शुद्ध धात्विक यानी मेटालिक आयरन। और वैसे ये 54% का आंकड़ा अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। जब आयरन ओर से ऑक्सीजन बाहर निकलती है ना, तो उसका 30% वजन कम हो जाता है, पर उसका वॉल्यूम यानी आकार 54% घट जाता है। इसकी वजह से लोहे के अंदर लाखों छोटे छोटे छेद या पोर्स बन जाते हैं, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। और वहीं से इसे नाम मिला है स्पंज आयरन। यहां एक टेक्निकल पर जरूरी टर्म आती है, डिग्री ऑफ मेटलाइजेशन। ये किसी भी रिडक्शन प्रोसेस की कामयाबी का असली पैमाना है। जैसे अगर कहा जाए कि 90% मेटलाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब है कि 90% लोहा मेटालिक फॉर्म में आ चुका है और सिर्फ 10% ही ऑक्साइड के रूप में बचा है।
ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, हमारा प्रोसेस उतना ही सक्सेसफुल माना जाएगा। 5वां हिस्सा, ऑपरेशनल चुनौतियां और सेफ कूलिंग। ये इतना आसान भी नहीं है। इस मैसिव ऑपरेशन को चलाना किसी टाइट रोप वॉक से कम नहीं है। बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जैसे एक्रिएशन, जिसमें माल दीवारों पर चिपककर रिंग बना लेता है, या क्लस्टरिंग, जहां ओर के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। एक दिक्कत सेग्रीगेशन की भी होती है, जहां अलग अलग साइज का माल अलग हो जाता है, जिससे रिएक्शन बिगड़ सकती है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, टेम्परेचर कंट्रोल। गैस और ठोस माल के बीच के तापमान का अंतर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो प्लांट रोकना पड़ेगा और उन चट्टान जैसे जमे हुए ब्लॉकेजेस को तोड़ के निकालना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अब बनने के बाद इसकी सेफ डिस्पैच प्रोसीजर भी उतनी ही जरूरी है। ताज़ा बना हुआ स्पंज आयरन इतना रिएक्टिव होता है कि उसे अकेले छोड़ दो तो वो फिर से ऑक्सीजन सोख लेगा। इसलिए इसको इनडायरेक्ट वाटर कूलिंग से गुजारा जाता है, ताकि हवा और पानी का उसे डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो। ठंडा होने के बाद इसको साइज के हिसाब से छाना जाता है और आखिर में एक बड़े से मैग्नेट की मदद से शुद्ध स्पंज आयरन को राख या दूसरे कचरे से अलग कर लिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट काम और होता है। किलन से जो जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, उसे यूं ही हवा में नहीं छोड़ते, बल्कि एक आफ्टर बर्निंग चेंबर में भेजकर जला दिया जाता है। और उसकी गर्मी से बॉयलर गर्म होते हैं, टरबाइन चलते हैं और पूरे प्लांट के लिए बिजली पैदा होती है। यानी वेस्ट से एनर्जी बनाने का एक बेहतरीन लूप। छठा और आखिरी हिस्सा, इस पूरी प्रक्रिया के फायदे और नुकसान क्या हैं? इस डीआई प्रोसेस के फायदे बहुत क्लियर हैं। पहली बात, ये हमें महंगे इंपोर्टेड कोकिंग कोल पर निर्भर नहीं रहने देता। डोलोमाइट के इस्तेमाल से इसमें सल्फर का लेवल बहुत कम रहता है। इसको लगातार भट्टियों में फीड किया जा सकता है। यह स्टील स्क्रैप का एक ज़बरदस्त विकल्प है और ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस के मुकाबले इसमें पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम लगता है और प्रोसेस को कंट्रोल करना भी थोड़ा आसान है। लेकिन जहां फायदे हैं, वहां कुछ कमियां भी हैं। ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में इसकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। इसे ट्रांसपोर्ट करते वक्त रीऑक्सीडेशन का रिस्क हमेशा बना रहता है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। प्रति टन प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा आती है और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें आखिर में सॉलिड लोहा मिलता है, इसलिए उसे आगे स्टील बनाने के लिए पिघलाने में बहुत भारी मात्रा में बिजली खर्च करनी पड़ती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया में हाई क्वालिटी कोकिंग कोल का भंडार कम हो रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में ये ठोस अवस्था वाला डायरेक्ट रिडक्शन ही ग्लोबल आयरन मेकिंग का निर्विवाद भविष्य बन जाएगा? ये सच में सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।